द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये क्लास 9 की साइंस का 5th चैप्टर है और ये चैप्टर बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर को आज हम इसी क्लास में फिनिश करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से बातों को सुनना है, चीजों को नोट डाउन करना है, ताकि क्लास के लास्ट तक इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके दिमाग में ना रहे। जैसा मैंने बताया, ये बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर है। तो बच्चों, बायो का मतलब होता है लिविंग, लॉजी वर्ड आया है लॉगस से, जिसका मतलब होता है स्टडी। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग चीजों की स्टडी करते हैं उसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। और लिविंग चीजों में दो चीजें आती हैं, प्लांट्स पहला और दूसरा एनिमल्स। ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है, तो ह्यूमन बीइंग, छोटे एनिमल्स और बड़े एनिमल्स, छोटे प्लांट्स और बड़े प्लांट्स की स्टडी हम साइंस की जिस ब्रांच में करते हैं हम उसको बायोलॉजी बोलते हैं। अब तक केमिस्ट्री से रिलेटेड हमने 4 चैप्टर्स पढ़े, उसमें हमने समझा कि वो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ मास होता है हम उसको मैटर बोलते हैं, और मैटर एटम से मिलकर बना होता है। तो हम भी तो स्थान घेरते हैं, प्लांट्स भी स्थान घेरते हैं, तो क्या हम मैटर नहीं? ऑब्वियसली हम भी मैटर है, यानी हमारा शरीर भी एटम से मिलकर बना हुआ है। लेकिन अगर मैं एक एटम अपने शरीर से निकालूं या एक एटम मैं प्लांट से निकालता हूं, तो क्या यह पॉसिबल है कि एक एटम में जिंदगी जैसे दिखती है, एक लिविंग चीज जैसे दिखती है, वैसे होगा? तो आप बोलोगे नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक एटम में तो सिंपली हम सिर्फ ये देते हैं कि सेंटर में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है, वो तो डेड चीजों में भी होता है। तो कौन सी ऐसी चीज होती है जो एक लिविंग चीज को लिविंग बनाती है और डेड चीज तो डेड? यानी एटम से मिलके तो लिविंग भी चीजें बनी है, एटम से मिलके डेड चीजें भी बनी है, तो फिर क्या डिफरेंस हो जाता है कि एक चीज जिंदा है और एक चीज डेड है? तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई चीज लिविंग है तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है जिसको हम लिविंग मान सकते हैं, वो छोटी सी यूनिट जिसमें जीवन की, लाइफ की सारी प्रोसेसेस चलती हैं, उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले। अगर वो यूनिट हमको मिल गई तो उसके अंदर क्या है, क्या चीजें हैं और इन चीजों का क्या फंक्शन है, वही इस क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो उस छोटी सी यूनिट की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की 1665 में। उन्होंने एक कॉर्क सेल लिया, कॉर्क सेल में खुद की बनाई माइक्रोस्कोप से देखा तो उसके अंदर हनीकॉम या मधुमक्खी के छत्ते के जैसे छोटे 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 पार्ट्स दिखे। तो उन्होंने लैटिन भाषा में उसको सेल बोला। सेल का मतलब स्मॉल कंपार्टमेंट। तो उस स्मॉल कंपार्टमेंट को उन्होंने सेल बोला और सेल ही वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। यानी बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं सिर्फ एक सेल के होते हैं, सिंगल सेल के होते हैं, लेकिन उनमें जीवन की सारी प्रक्रियाएं होती हैं। हमारा शरीर सेल से मिलकर बना हुआ है। अब ऑब्वियसली सेल एटम से मिलकर बनी हुई है, लेकिन एटम बड़े साइज का नहीं, छोटी साइज का, जबकि सेल उससे बड़ी साइज की होती है। ठीक, जैसे बिल्डिंग को बनाने के लिए हमको ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है, हमें ईंट की जरूरत पड़ती है, तो ईंट किसी बिल्डिंग की बेसिक यूनिट हो गई। वैसे हमारे शरीर को बनाने के लिए सेल की जरूरत पड़ती है। तो कई सेल, ट्रिलियन में सेल्स हम अगर अरेंज करते हैं तो हमारे शरीर का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि इस सेल की डिस्कवरी की क्रेडिट जाती है रॉबर्ट हुक को, और उसमें मैंने बताया कॉर्क सेल जो एक डेड सेल थी उसमें उन्होंने देखा। तो उन्होंने डेड सेल को देखा था, लिविंग सेल को नहीं देखा था। उस टाइम पे बहुत अच्छी माइक्रोस्कोप तो नहीं थी, उन्होंने खुद से माइक्रोस्कोप बनाई थी, उसके जरिए से देखा था। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। इसके पहले तो हम यही समझते थे कि हमारा शरीर कंटिन्यूअस है, किसी छोटी यूनिट से बना ही नहीं है।
लेकिन इस डिस्कवरी के बाद हमको समझ में आया हमारा शरीर छोटी यूनिट से बना, वो छोटी यूनिट जो है वो सेल है, और एक सिंगल सेल में भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, उसमें बहुत से ट्रिलियन में सेल है, तो वो एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे बहुत से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल है, लेकिन फिर भी जिंदगी उसमें पॉसिबल है। जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, क्लेमाइडोमोनास हुआ, और बैक्टीरिया होता। बैक्टीरिया का नाम तो तुमने सुना होगा। सिंगल सेल की है, फिर भी उनमें लाइफ की सारी प्रोसेसेस हो रही है और वो जिंदा है। धीरे धीरे जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई 1940 में, 1665, 1940, काफी डिस्टेंस है उसके बीच में, और हाई रेजोल्यूशन की माइक्रोस्कोप आई जिससे हमने चीजों को देखने की कोशिश की। तो रॉबर्ट हुक ने जिससे देखा था उससे बेहतर तो देख सके, लेकिन इतने हाई रेजोल्यूशन के माइक्रोस्कोप हमारे पास नहीं अवेलेबल हो पाए कि हम छोटी छोटी चीजों को देख सके। 1940 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनी, तब हमने बहुत ही छोटी चीज को देखना शुरू किया और बायोलॉजी में बहुत सी चीजें ऐड होनी शुरू हो गई। रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी के बाद और भी साइंटिस्ट ने बहुत से कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली दिए। जैसे एक साइंटिस्ट है लिवेन हॉक, इन्होंने लिविंग सेल देखा, पॉन्ड में लिविंग सेल देखा, इनका कंट्रीब्यूशन ये। रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या है अभी समझेंगे, लेकिन उन्होंने बताया सेल के अंदर भी एक स्ट्रक्चर है जिसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। पुरकिंजे ने बोला एक टर्म प्रोटोप्लाज्म, यानी सेल के अंदर लिक्विड जैसा जो स्ट्रक्चर है, उन्होंने बोला इसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। उन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया। इसी तरह से एक साइंटिस्ट थे शील्डन एंड शॉन, इन्होंने सेल थ्योरी दी, यानी सेल के बारे में इंफॉर्मेशन डिटेल में बताई जो सभी सेल में कॉमन सी बातें होती है। एक साइंटिस्ट थे विर्चॉव, इन्होंने बोला ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, इसका मतलब सेल जब आती है तो वो किसी पहली सेल से आती है, यानी सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। देखो हम ये तो बोल सकते हैं सेल किसी दूसरी सेल से आती है जैसे विर्चॉव ने बोला, लेकिन एक सेल में लाइफ कैसे आई ये आज भी मिस्ट्री है साइंस के लिए। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई मिस्ट्री नहीं, लेकिन साइंस के लिए आज भी मिस्ट्री है कि लाइफ कैसे, पहली लाइफ इस अर्थ पे कैसे आई, उसका बहुत सॉलिड प्रूफ हमारे पास कुछ नहीं है। तो विर्चॉव ने बोला कि भाई पहले से सेल थी, उसी सेल से दूसरी सेल बनी, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये कुछ साइंटिस्ट के शुरू के कंट्रीब्यूशन थे जो मैंने आपको बताया। अब तुम बोलोगे मैं सेल को देखना चाहता हूं, तो ऑब्वियसली देख सकते हो, अब तो बड़ा आसान हो गया है। हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है, जैसा मैंने यहां पे एक सिंपल सा कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। अनियन ले लो, प्याज ले लो, प्याज की बाहरी की परत हटा दो। प्याज के ऐसे छोटे छोटे पार्ट होते हैं, राइट, उसको तोड़ोगे तो ये कॉनकेव पार्ट है। यहां से थिन स्लाइस ले लो, तो जैसे ये प्याज हमने काट दिया है, ये नाइफ है, नाइफ से काटा है, यहां पे थिन स्लाइस प्याज की ले ली, ठीक है। लेने के बाद ये पेंट ब्रश से इसको पकड़ो और पकड़ के लाके यहां पे रख दो इस तरह से। इसको बोलते हैं वॉच ग्लास, और इसमें पानी डाल दो। पानी क्यों डालते हैं? ताकि ये सूख न जाए, और थोड़ा स्ट्रेट करके ऐसे रखो, ठीक। उसके बाद पेंट ब्रश की हेल्प से यहां पे पानी थोड़ा सा डालो, जिसको हम स्लाइड बोलते हैं, और स्लाइड के ऊपर डाल दो, ठीक। उसके बाद एक केमिकल बच्चों होता, बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल है ये बायोलॉजी के लिए, सैफ्रनिन। तो ये लाके यहां से उठाया हमने, उठा के मैं यहां पे पुट कर दूंगा, ठीक है। पानी से धुल लिया थोड़ा सा, उसके बाद इसके ऊपर सैफ्रनिन डाल दी। सैफ्रनिन डालने से चीजें बड़ी अच्छी से विजिबल होने लगती हैं। सैफ्रनिन डाल दिया, उसके बाद ये कवर स्लिप है,
कवर स्लिप को लाओगे और इसके ऊपर रख दो। बबल्स वगैरह अगर हैं तो उसको दबा के निकाल दो, नहीं तो बबल्स हम देखेंगे तो हमको लगेगा कोई स्ट्रक्चर है, तो बबल्स वगैरह हट गई। अब जो स्लाइड बनी इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी स्लाइड। बायोलॉजी का टीचर आपको लैब में ले जाएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी दिखाएगा और साथ ही साथ ये प्रैक्टिकल भी करके दिखाएगा, ताकि आप रियलाइज कर पाओ कि सेल कैसे दिखते हैं। तो ये कर दिया, फाइनली स्लाइड बन गई। अब इस स्लाइड को लाओ और यहाँ पे ये जो क्लिप लगी है उसमें फंसा दो, इधर उधर जाए, ठीक। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक मिरर लगा हुआ है, जिसका मतलब रोशनी आएगी यहाँ पे टकराएगी, टकरा के इधर जाएगी। तो ये ग्लास का होता है तो, या ग्लास का नहीं भी होगा, इतना पार्ट ऐसे ओपन टाइप में होगा, तो यहाँ पे रोशनी ज़्यादा जाएगी। जहाँ पे रोशनी ज़्यादा होगी चीज़ें अच्छे से दिखेंगी, करेक्ट। है तो हम जानते ही हैं कि अंधेर में तो चीज़ें दिखती नहीं, रोशनी चाहिए, इसलिए हमने मिरर लगा रहा है। उसके बाद हम ये आई पीस है, आई पीस उसको बोलते हैं जहाँ से हम देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो ये इस लेंस को हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे, राइट। तो यहाँ तो दो लेंस है। हाँ, ये वाला जो बड़ा वाला है ना, ये 40x का है, यानी हाई पावर, ये बहुत साफ दिखाता, और ये 10x का है, ठीक बात है। यहां पे देखो एक ऐसे नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको जब घुमाओगे ना तो ये जो ट्यूब है ना ऊपर नीचे हो सकती है, इसको घुमाओ और इस तरह से एडजस्ट करो कि चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। तो 40x रखते हैं, 40x रखते हैं ताकि अच्छे से दिखे। तो 40x रखा, स्लाइड को हमने लाके यहाँ पे प्लेस कर दिया, इस स्लाइड को। उसके बाद देखेंगे तो कहाँ से देखेंगे, आई पीस से देखेंगे, तो आपको एकदम बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि सेल किस तरह से है। और ये फाइन एडजस्टमेंट और अच्छे से एडजस्टमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इससे जनरली दिख जाता है, कोई इश्यूज नहीं होता। तो इस तरह से हमने सेल को देखा। अब आप सेल को देखोगे तो बच्चों ये जो अनियन की सेल होगी कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, और आपका टीचर जब दिखाएगा तो आपको बहुत बेहतर ढंग से फील भी हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बच्चों स्ट्रक्चर होता है। यहां पे तुम देखोगे ऐसे स्फेरिकल शेप का ऐसे डॉट दिखेगा आपको, ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। यहां पे ये जो कि प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है ना, ये कॉर्नर में शिफ्ट होता है, बीच एकदम बिल्कुल मिडल में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है अभी थोड़ी देर में समझोगे। फिलहाल ऐसा तुमको इस तरह से हनीकॉम्ब जैसे ना ऐसे ही कुछ दिख रहा है, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो जितनी भी सेल्स होती हैं क्या इसी तरह से दिखेंगे? नहीं, ये अनियन के केस में सिर्फ है। अनियन छोटी लो बड़ी लो कहीं से भी लो, उसके सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से तुमको दिखेगा। लेकिन इस दुनिया में बहुत टाइप्स की सेल होती है, और जो सेल होती हैं वो अपनी शेप और साइज को इस तरह से रखती हैं ताकि वो बेहतर वर्क परफॉर्म कर सके। कोई चीज जैसी है वो ऐसी इसलिए होती है ताकि वो अच्छे से सरवाइव कर सके, अच्छे से फंक्शन कर सके, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी बुक में लिखा है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूं, ये तो अब मिटा देता हूं, इसकी जरूरत है, राइट। जैसे बच्चों हमारे शरीर के अंदर ब्लड होता है, ब्लड में आरबीसी लाल खून होता है, तो जो मैच्योर्ड आरबीसी होती है वो बाइकॉन्केव होती है। देखो यहां पे इस तरह से अगर कोई चीज धसी है तो इसको हम बोलते हैं कॉन्केव। ये देखो अंदर की तरफ धसी है, केव के गुफा के जैसे दोनों साइड, तो बाइकॉन्केव। ये ऐसा इसलिए अपने शेप को बदलती है ताकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहां पे आके अटैच हो सके प्रॉपरली। तो इसने अपने शेप को इसलिए बदला क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अटैच हो सके। और हम जानते हैं जब ब्लड फ्लो करता है तो उसमें ऑक्सीजन भी साथ में फ्लो करती है, और ऑक्सीजन हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। तो इसने अपने आप को इस तरह से इसलिए बनाया। अमीबा जरूर सुना होगा और देखा भी होगा आपने कहीं फिगर में, इर्रेगुलर शेप का होता है, राइट। अब अमीबा का शेप ऐसा क्यों है तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो बच्चों, अमीबा का शेप, अमीबा तो एक सेल का बना होता है। अब यहां पे मान लो इसको फूड चाहिए, ये फूड पार्टिकल आ गया, तो अमीबा क्या करेगा, अपने इर्रेगुलर शेप को और इर्रेगुलर ऐसे करेगा, तो ये फूड पार्टिकल अंदर आ जाएगा। अंदर आ जाएगा तो इसको
डाइजेस्ट कर लेगा और इसको फूड मिल जाएगा। तो इरेगुलर नहीं होता तो इस चीज को कैसे ये अपने को इस फूड पार्टिकल को पकड़ता है, यानी भूखा ही रह जाता अमीबा, तो अमीबा की डेथ हो जाती। तो कोई चीज का शेप या सेल का शेप और साइज इस तरह से होता है कि वो बेहतर परफॉर्म कर सके, बेहतर फंक्शन, और अपने फंक्शन के अनुसार उनकी शेप और साइज होती है। इसी तरह से और भी बहुत तरह की सेल हो सकती है। तो अब मैं बात करूंगा सेल की शेप और साइज के बारे में। जैसे बच्चों इस तरह की अगर सेल होगी यूं, तो इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप, ठीक है। जैसे ये सेल देखो, शायद आपने कहीं देखी हो, इस तरह से प्रॉपर जो फिगर है वो तुम बाद में देखोगे, इस तरह से सेल होती है, ठीक है। इसको बच्चे बोलते हैं नर्व सेल। जैसे हमको किसी ने टच किया, हम देख भी नहीं रहे, हमको पता चल जाएगा, कौन से सेल के जरिए से? नर्व सेल के जरिए से। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये साइटोन होता है, डेंड्राइट्स होता है, ये सब तो तुम आगे पढ़ोगे। बैक्टीरिया एक होता है जो इसे कॉमा के शेप का होता है, राइट। एक बैक्टीरिया होता है विब्रियो कॉलरी, विब्रियो कॉलरी, जो कॉलरा कॉज करता है, कॉलरा पैदा करता है, वो कॉमा शेप का होता है। कुछ बैक्टीरिया बच्चों ऐसे होता है रॉड के शेप का, इस तरह से, राइट। जैसे क्यूब होती है उस शेप का होता है। कुछ ऐसे होते हैं लंबे लंबे, जिनको कॉलमनर सेल बोलते हैं। तो ये कुछ लंबे लंबे इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो इससे पता ये चला कि डिफरेंट शेप्स एंड साइज के ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, राइट। तो डिफरेंट शेप्स और साइज को हमने समझा, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज समझी कि किसी चीज का शेप और साइज या सेल की शेप और साइज इस तरह से इसलिए होती है क्योंकि इससे वो बेहतर फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से जी सकते हैं। अब हमको ये समझना है, ये सेल तो ठीक बात है, लेकिन सेल के अंदर क्या है? जैसे हमने पढ़ा था एटम तो ठीक बात, लेकिन एटम के अंदर क्या है? तो हमने समझा था कि न्यूक्लियस होता है, हमने समझा था इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, और अरेंजमेंट को समझा था। उसी तरह से कुछ सिचुएशन यहां पर हम देखने वाले हैं। तो जो सेल होती है दो टाइप की होती है, क्योंकि दो टाइप की स्टडी हम बायोलॉजी में करते हैं। एक प्लांट सेल होती है और एक एनिमल सेल होती है। बड़ी अमेजिंग बात है कि किसी का शरीर छोटा है, किसी का शरीर बड़ा है, एक प्लांट है, एक एनिमल है, लेकिन जो सेल होती है और उसके अंदर जो चीजें मौजूद हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती है, कुछ स्ट्रक्चर को छोड़ के। यानी सबका बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिक यूनिट सबकी सेम है। इसीलिए सेल को हम बोलते हैं द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी वो छोटी सी छोटी स्ट्रक्चर जिसमें लाइफ के सारे फंक्शन हो सकते हैं, उसको हम सेल बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेल? तो हम बोलेंगे द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, या हम बोल सकते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। अब इतनी बातें समझने के बाद हम समझेंगे कि दो टाइप्स की वो कौन सी सेल है। आप बताओ कौन सी सेल्स होंगी? एक एनिमल सेल होगी, एक प्लांट सेल होगी। सिंपल। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर मैं यहां पे बनाऊंगा और साइड में एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस भी लिखते जाऊंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल को बनाएंगे, उसको समझेंगे, साथ ही साथ एनिमल सेल की चीजें भी हमको समझ में आती रहेंगे, ठीक है। तो अब हम ये इसको मैं मिटाऊंगा। तुम भी साथ साथ में बना सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है, राइट। बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। देखो इस तरह से ठीक। बच्चों इसको हम बोलते हैं
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नाम ध्यान से सुनना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाहर इस तरह से होता है, जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे बनाते जाओ, बड़ी आसानी से तुम बना सकोगे। ये मैंने इस तरह से किया, इस तरह से किया। ये एक टाइप की बच्चों सेल है, लेकिन जैसे मैंने बताया सेल की शेप और साइज बहुत डिफरेंट शेप और साइज की होती है, ठीक है। ये बाहर की जो लेयर है, ये जो बाउंड्री है, इसको बच्चों हम बोलते हैं सेल वॉल। अब यहां पर मैं प्लांट लिखूंगा सेल और दूसरे साइड में लिखूंगा एनिमल सेल। बच्चों प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है ये प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो डिफरेंस क्या समझ में आया? अगर मैं एनिमल सेल लूंगा तो उसमें सेल वॉल ये नहीं रहेगी, जो बाहर की कवर ये रहेगी, लेकिन ये नहीं रहेगी। तो मैं डिफरेंस लिख रहा हूं, तो जो डिफरेंस है वही सिर्फ यहां पर लिखूंगा, ठीक है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। एक लार्ज वैक्यूल होती है प्लांट सेल में, इस तरह से। वैक्यूल मतलब खाली स्थान, तो ये मैंने लिख दिया यहां पे लार्ज वैक्यूल। अभी तुमको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है वो अनियन की सेल में कॉर्नर में शिफ्ट हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर पार्ट जो प्लांट सेल होता है वो लार्ज वैक्यूल के द्वारा घेर लिया जाता है। तो अब जो स्थान बचेगा उसी में न्यूक्लियस जाएगा, करेक्ट ना। तो ये बच्चों है अपना वैक्यूल। यहां पे मैं एक न्यूक्लियस बना दे रहा हूं। यहां ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बच्चों, यू, ठीक। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो यहां पे मैं लिख देता हूं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर लिक्विड जैसा मटेरियल भरा होता है जिसको बच्चों हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये वर्ड जानने बहुत जरूरी है, ठीक। इसमें से थ्रेड लाइक, धागे के जैसे ऐसे स्ट्रक्चर तुमको दिखेंगे जिसको बच्चों हम बोलते हैं क्रोमैटिन। यही क्रोमैटिन है, धागे की जैसी रचनाएं हैं। जब ये कंडेंस हो जाती हैं, क्वाइल्ड हो जाती हैं, तो हम इसको क्रोमोसोम बोलने लगते हैं। क्रोमोसोम का नाम तुमने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, नहीं सुना है तो कोई इश्यूज नहीं, आज सुना और आज इसके बारे में हम समझ भी लेंगे। इन तीनों चीजों को अगर मैं मिला दूं तो बच्चे इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस वही है जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और बोला था सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो ये वाला पार्ट न्यूक्लियस है। अभी हमने सैफ्रनीन से अनियन की जो एक थिन स्लाइस थी उसको कलर किया था। तो जब तुम कलर करोगे ना तो तुम देखोगे उस सेल में एक हिस्सा ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा डार्क होगा, वो हिस्सा न्यूक्लियस का होता है। तो जो सबसे ज्यादा कलर लेता है बच्चों ना, उसको हम बोलते हैं वो है न्यूक्लियस सेल में। अब ये सबसे ज्यादा कलर क्यों लेता है? क्योंकि इसके अंदर जो थ्रेड होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, उसकी वजह से होता है। बच्चों क्रोमा का मतलब होता है कलर, सोमा मतलब होता है बॉडी, कलर बॉडी। इसका नाम क्रोमोसोम का इसीलिए दिया गया क्योंकि ये कलर सबसे ज्यादा अच्छा देता है। तो कलर बॉडी हम इसको बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। अभी समझोगे इसके बारे में। तो भाई ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया वैक्यूल। यहां पे एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हम बना दें। अब ये प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो ये होगा बच्चों क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यहां पे लिख देते हैं
लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट। एनिमल सेल में लार्ज वैक्यूल एब्सेंट होती है। अब वैक्यूल के प्रेजेंट या एब्सेंट होने से बच्चों कई फंक्शन ऐसे होते हैं जो अफेक्टेड हो जाते हैं। तो अभी ये भी मैं बताऊंगा कि वैक्यूल आने से प्लांट में क्या फायदा हो गया, ठीक है, जब वैक्यूल के बारे में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, और इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में ऑब्वियसली और भी डिफरेंस बच्चे होते हैं, लेकिन क्लास 9 के स्टैंडर्ड के लिए ये 3 डिफरेंस लिख दोगे तो सफिशिएंट है। हायर क्लासेस में और भी डिफरेंस आपको मिलेगी। तो डिफरेंस भी हमने समझ लिया, करेक्ट। अब इसके अंदर कुछ और स्ट्रक्चर होते हैं, उसको भी हम बना लेते हैं। ये जो पार्ट है, ये सब जो पार्ट है, इसको बच्चों हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा होता है साइटोसोल, जो लिक्विड वाला हिस्सा होता है, और साइटोप्लाज्म में ये देखो क्लोरोप्लास्ट और भी स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे यहां पे मैं बना दूं एक स्ट्रक्चर इस तरह से, माइटोकॉन्ड्रिया। तो साइटोसेल यानी लिक्विड वाला पार्ट, और जितने ऑर्गेनेल, इनको बोलते हैं ऑर्गेनेल। तो इनको अगर हम दोनों को मिला दें तो साइटोप्लाज्म बनता है। ऑर्गेनेल्स, एक होता है तो ऑर्गेनेल, एक से ज्यादा होता है तो ऑर्गेनेल्स। तो ये लिक्विड वाला पार्ट है और ये ऑर्गेनेल्स होता है, दोनों को मिलाकर हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक बात। अब यहां पे एक चीज समझना जरूरी, एक वर्ड आता है फ्रीक्वेंटली, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है बच्चों साइटोप्लाज्म, यानी इस सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके बीच का जो हिस्सा है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अगर मैं इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म मिला दूं, बताओ न्यूक्लियोप्लाज्म कहां है? न्यूक्लियोप्लाज्म बच्चों ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड वाला पार्ट है, इसको मैं मिला दूंगा तो बनेगा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म मैंने तुमको बता ही दिया है, सिर्फ शॉर्ट में लिखते हो। साइटोप्लाज्म बना होगा बच्चों साइटोसोल और ऑर्गेनेल से। यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर कई बार कंफ्यूजन होता है, बच्चे प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस नहीं समझ पाते, तो ये मैंने डिफरेंस आपको बता दिया। ये मैंने बनाया था माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक ही माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है सेल में, बहुत सी माइटोकॉन्ड्रिया जहां पे ज्यादा एक्टिविटी की जरूरत है वहां पर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक प्लूरल वर्ड है, माइटोकॉन्ड्रियन एक सिंगुलर वर्ड है। तो एक बनाया तो मैंने माइटोकॉन्ड्रियन लिखा है, एक से ज्यादा होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया हम बोलते हैं। इसका क्या फंक्शन है अभी समझोगे। फिलहाल ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो हम बना रहे हैं। यहां पे कुछ ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी सेल के अंदर मिलेगा आपको, यू इस तरह से, ठीक है। और एक ही नहीं होता, और भी होते हैं, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं एक ही बना रहा हूं, तो इसको यहां पे लिख दो। ये बच्चों इसको हम बोलते हैं इंडो माने अंदर, प्लाज्मी मतलब प्लाज्मा के अंदर, रेटिकुलम मतलब जाल, यानी प्लाज्मा के अंदर जाल जैसी कोई रचना है, तो इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या शॉर्ट में हम इसको ER बोलते हैं। डिटेल में अभी 1 by 1 सबके बारे में समझेंगे। एक स्ट्रक्चर और आपको दिखेगा नॉब लाइक, इस तरह से स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर तुमको दिख जाएगा, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर दिख जाएगा, राइट। तो नॉब लाइक जो स्ट्रक्चर है बच्चों इसको बोलते हैं राइबोसोम्स, एक से ज्यादा होगा तो राइबोसोम्स बोलेंगे, ठीक।
यहां पे तुमको इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से दिखेगा, कॉन्वेक्स और कॉन्केव पार्ट वाला तुमको कुछ इस तरह से ये ठीक है। इसको बच्चे बोलते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस भी इसको हम बोलते हैं। कैमिलियो गोल्गी एक साइंटिस्ट थे जिनका चित्र आपके बुक में दिया गया है, उन्होंने इसके बारे में बताया था। अब यहां पे और भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटी छोटी माइक्रो बॉडीज है, उतना डिटेल में तो हमको नहीं समझना। यहां पे मैं बना देता हूं लाइसोसोम्स, राइट। लाइसोसोम को हम स्फीरियोसोम के नाम से भी जानते हैं। प्लांट में इसको स्फीरियोसोम का भी नाम देते हैं। तो ये एक प्लांट सेल हुई। प्लांट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स मैंने यहां पर दिखाया। तो आई होप तुमने बहुत अच्छे से बना लिया होगा और इस डिफरेंस को भी लिख लिया होगा। अब 1 बाय 1 करके हम एक एक के बारे में समझने वाले हैं। तो मिटा दूं भी। तो सबसे पहले बाहर क्या था, सेल वॉल थी। तो हम सबसे पहले सेल वॉल की बात करेंगे और उसके बाद बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे और जितने सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। बहुत डिटेल में तो नहीं, क्योंकि क्लास 9 में उतना डिटेल में है नहीं, तो हम क्यों पढ़ें, राइट। हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ोगे। तो पहला जो है वो बच्चों है सेल मेम्ब्रेन। अब तुम बताओ सेल वॉल, राइट। तुम बताओ सेल वॉल क्या प्लांट में होती है? तो तुम बोलते हो यस, प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली, प्लांट सेल्स ओनली, राइट। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है। फंक्शन लिखते हैं, इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट। सिंपल भाषा में तुम ऐसे समझ लो कि जो प्लांट की छाल होती है उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। छाल की वजह से जो प्लांट होता है बड़ा सॉलिड ढंग से खड़ा होता है, बड़ा मजबूत बन जाता है, तो ये स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। ओके, इट अलाउज materials to pass from one cell to another cell। अभी मैंने बताया था कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, राइट। और यहां पे जो बाहर का ये स्ट्रक्चर था ये क्या होता है, सेल वॉल होती है, करेक्ट है। यहां पे बच्चों यहां पे ऐसे छेद होता है, पोर होता है, जिससे इस सेल का मटेरियल दूसरी सेल में जा सके। ऑब्वियसली यहां पर भी सेल होगी, राइट। तो आसपास पार हो सके एक दूसरे के, इसके लिए छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में जा सकता है। अब इसका मेन जो सेल वॉल का काम है वो तो स्ट्रेंथ ही है और साथ ही साथ प्रोटेक्शन भी है। तो प्रोटेक्शन भी लिख देते हैं, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द सेल, इट प्रिवेंट्स सेल्स फ्रॉम बर्स्टिंग। थोड़ा सा समझ लेते हैं यहां पे। देखो बच्चों, जो एनिमल सेल है उस एनिमल सेल को तुम ऐसी जगह रख दो जहां पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, तो वाटर का मॉलिक्यूल उसके अंदर चला जाएगा, जिससे वो जो सेल होती है वो फट जाती है, तो एनिमल सेल बर्स्ट कर जाती है। लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता। प्लांट सेल में ये सेल वॉल चारों तरफ होती है तो बड़ी मजबूत होती है। अगर कोई
पानी या कोई पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा सॉल्वेंट वगैरह अंदर भी चला गया तो सेल वॉल की मजबूती की वजह से वो बर्स्ट नहीं करती है, राइट। अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, बाहर कम हो, तो पानी अंदर से बाहर की तरफ आएगा, राइट। तो सेल का जो वाटर है वो जब बाहर आ जाएगा तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं कि जो सेल है वो प्लाज्मोलाइज्ड हो गई। ये वर्ड याद रखना जरूरी है, तुम्हारी बुक में दिया गया है, तो यहां कॉर्नर में लिख लो प्लाज्मोलाइज्ड, मतलब व्हेन सेल श्रिंक्स, जब सेल सिकुड़ जाती है, पानी निकल जाता है, तो उस कंडीशन को प्लाज्मोलाइज्ड बोलते हैं। अब अगर पानी निकल गया तो सेल डेड हो जानी चाहिए, लेकिन जो प्लांट सेल होती है वो डेड नहीं होती। एनिमल सेल तो हो जाएगी, लेकिन प्लांट सेल डेड नहीं होती। अब इसमें अगर प्लांट सेल में फिर से पानी जाएगा, फिर से ये स्वेल कर जाएगी, टर्जिड हो जाएगी। तो उस कंडीशन को, टर्जिड फिर होने की कंडीशन को हम डीप्लाज्मोलाइज्ड बोलते हैं। यानी व्हेन सेल शोज टर्जिडिटी, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। अब सेल प्लाज्मोलाइज्ड होती है या सेल बर्स्ट नहीं करती है, उसका हेल्प करने वाला वैक्यूल भी होता है। वैक्यूल ज्यादातर हिस्से में होता है। अब जब सेल श्रिंक की तो वो भी श्रिंक कर गया, और जब पानी आना शुरू हुआ तो वैक्यूल में पानी ढेर सारा भर जाता है। यानी वैक्यूल का एक बड़ा रोल होता है कि प्लांट्स में, ये प्लांट्स की सेल को बर्स्ट नहीं होने देती है, उसको डेड नहीं होने देती है। बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि वाटर में रहते हैं, करेक्ट। अब वाटर में रहने वाले प्लांट में तो बहुत ज्यादा पानी होता है। अगर पानी अंदर कंटिन्यूअसली जाता रहा तो सेल क्या होगी, फट जाएगी, वो प्लांट ही डेड हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? सेल वॉल की वजह से नहीं होता। अच्छा, पानी अगर कहीं से खिंच गया तब भी वो सेल डेड हो सकती है, तो उसके लिए सेल वॉल प्रिवेंट करता है। और जो वैक्यूल होती है उसमें अगर फिर से पानी आएगा तो वैक्यूल तो खाली स्थान है, उसमें पानी भरता जाएगा, फिर से स्वेल कर। तो वैक्यूल का बड़ा रोल हुआ और साथ ही साथ सेल वॉल का भी यहां पर बड़ा रोल हुआ, करेक्ट ना। तो ये सेल वॉल के बारे में हमने पढ़ लिया। प्लाज्मोलाइज्ड, डीप प्लाज्मोलाइज्ड समझ गए। अब इसको मैं मिटाऊंगा। तो ये सेल वॉल का मेन फंक्शन हुआ। अब बच्चों हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, जो दूसरी कवरिंग थी, राइट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ टर्म्स हमको नए नए सीखने को मिलेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको बच्चों हम शॉर्ट में पीएम भी लिख सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य है, इट प्रोवाइड्स शेप एंड साइज टू द सेल, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस तरह से चारों तरफ से घेरे होगी उसी तरह की शेप या साइज होगी सेल की, करेक्ट। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सर्कुलर है तो सेल की शेप और साइज क्या, सर्कुलर हो जाएगी, करेक्ट ना। तो इसका मतलब इस प्रोवाइड शेप एंड साइज टू द सेल, स्पेशली शेप, राइट। It allows exchange of material, allows exchange of material, exchange of material, जैसे सेल वॉल होती है, राइट। It is made up of protein, phospholipid एंड ग्लूकोज। हाँ, सेल वॉल बच्चों मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज को बनी होती है। यानी ग्लूकोज के ढेर सारे मॉलिक्यूल मिलकर सेल्यूलोज का फॉर्मेशन करते हैं।
तो तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सेल वॉल किसकी बनी होती है, जो इसके पहले बात की थी, तो तुम बोलोगे सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो, जहां पे सेल वॉल के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, अब इस दोनों पॉइंट के बारे में समझते हैं। इसमें भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बड़ा सिलेक्टिव होता है, हर कोई अंदर एंट्री नहीं कर सकता, राइट। तो कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस ही एंट्री कर सकते हैं, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल हुए, आयंस हुए, राइट, गैसेस हुई, लेकिन हर कोई चाहे एंट्री कर ले तो ऐसा नहीं है, एंट्री ब्लॉक है। तो इसलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन करते हैं। परमिट तो करता है, परमिएबल मतलब परमिट तो करता है, लेकिन सेलेक्टिव चीजों को। तो हम यहां पे भी लिख सकते हैं, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये कैसे सिलेक्ट करता है, उसके लिए तुमको हायर क्लास में एक मॉडल दिया था, एक दो साइंटिस्ट ने, सिंगर एंड निकोलसन ने, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिसमें उन्होंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से बनी है, उसके अंदर का क्या कंस्टिट्यूएंट है। जैसे इसमें प्रोटीन होती है, लिपिड होती है, तो प्रोटीन लिपिड ये कैसे किस तरह से फंक्शन करते हैं और कैसे सिलेक्टिव चीजों को अंदर जाने देते हैं, तो ये हायर क्लास में तुम पढ़ोगे। ठीक है, फिलहाल तुमको प्रोटीन, फास्फोलिपिड और ग्लूकोज की बनी होती है, और ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो ये हमने यहां पर समझा इसका मेन फंक्शन। अब देखो बच्चों, यहां पे कुछ टर्म्स आने वाले हैं नए नए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आने की वजह से ही आएंगे। जैसे पहला टर्म है डिफ्यूजन, दूसरा टर्म है ऑस्मोसिस, उसके बाद हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। ये बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, अगर किसी चीज का ट्रांसपोर्ट करना है, किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाना है, राइट, तो दो रास्ते हो सकते हैं, या तो फ्री में चले जाओ, या तो पैसा लगा के जाओ, या आप एनर्जी अपनी वेस्ट करो उसके जरिए से जाओ, या तो ऑटो में बैठ जाओ, राइट। तो मतलब दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहां पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से इन चीजों को नोट करना है, बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो ट्रांसपोर्ट होता है, इट वर्क्स with the consumption of energy। और एनर्जी से हम मतलब बच्चे होता है बायोलॉजी में एटीपी से। अभी इसके बारे में, एटीपी के बारे में बात करेंगे, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। ये जहां होता है वहां पे एनर्जी सेल को मिलती है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का कंजप्शन होता है, ठीक है, with the consumption of energy. It does not need any energy to work। देखो, ये पैसिव है, पैसिव मतलब सुस्त है ना, तो इसको एनर्जी की जरूरत नहीं है, ऐसे तुम समझ सकते हो। ठीक है भाई, पैसिव ट्रांसपोर्ट में बच्चों दो तरीका ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एक तो डिफ्यूजन हो सकता है और एक ऑस्मोसिस आता है। ठीक है, डिफ्यूजन तुम बायो में स्पेशली देखो कि गैसेस का डिफ्यूजन है, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैसेस का डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। बस वही चीज यहां पर भी है। कोई चीज अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव होती है तो हम उसको डिफ्यूजन बोलते हैं, और ये अपने आप होती है, कोई भी एनर्जी का कंजप्शन नहीं होता। एक सिंपल सा एग्जांपल, परफ्यूम है। परफ्यूम जैसे ही तुम ओपन करोगे, उसकी लिड को ओपन करोगे, परफ्यूम ऑटोमेटिकली फैल जाता है। घर में खाना बन रहा है, खाना गर्म है, तो आप बहुत दूर से उसकी
फ्रैग्रेंस को महसूस कर सकते हो, यानी डिफ्यूजन वहां पर ऑटोमेटिकली हो रहा है, करेक्ट ना। ऑस्मोसिस, ऑस्मोस वर्ड वाटर से आया है, राइट। तो सॉल्वेंट का मूवमेंट इसमें होता है, लेकिन मैं वाटर लिख रहा हूं क्योंकि वाटर से रिलेटेड ही बातें आपके चैप्टर में कही गई हैं। या चलो सॉल्वेंट लिख देता हूं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम देयर हायर concentration to lower concentration, ठीक है। अब एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। हमारे शरीर में बहुत सी एक्टिविटीज तो हो रही हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं। उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे रिस्पिरेशन हम जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे सेल के अंदर जाती है, सेल में जो हमने खाना खाया होता है ग्लूकोज पे ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, रिएक्शन के बाद एनर्जी निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे शरीर में तो ज़्यादा होती नहीं, इसका निकलना ज़रूरी है। तो जैसे हमारे शरीर में ये ब्लड वेसल जा रही है और यहाँ पे लेट्स से ये कैपिलरीज वगैरह है, राइट, ब्लड वेसल्स जिसमें खून बहता है वो जा रही है। अब यहाँ सेल है पास में, इसमें CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया, तो किसी चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा होगा, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी, वो चीज़ वहाँ से मूव करके दूसरी जगह चली जाती है, राइट। तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा होने की वजह से CO2 डिफ्यूज कर जाएगी। क्या कर जाएगी? डिफ्यूज कर जाएगी इन ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल से होते 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 ये हमारे हार्ट में पहुंचेगी, फिर हार्ट से ये ब्लड हमारे लंग्स में पहुंचेगा, और लंग्स हम सांस लेते हैं, लंग्स में ही डायरेक्ट जाती है हवा, राइट। हमारे एटमॉस्फेयर में जो CO2 का या कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.03% ही है, यानी बहुत कम है, शरीर के अंदर ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हमारे लंग्स में CO2 का ज़्यादा है और बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से CO2 लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चली जाएगी, यानी CO2 बाहर निकल जाएगी। और ऑक्सीजन के केस में क्या होगा? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, प्लांट्स ऑक्सीजन कंटिन्यूसली निकाल रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वहाँ से शरीर के अंदर चली जाती है। ये सब किसके थ्रू हो रहा है? ये सब डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। एक बच्चा होता है सिंपल डिफ्यूजन, एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन तो तुम सब, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऐसा डिफ्यूजन होता है जिसमें एक कैरियर की जरूरत होती है। जैसे मान लो तुम शहर जा रहे हो या कहीं पर जा रहे हो, ऑटो में बैठ गए, ऑटो ने ले जाके तुमको छोड़ दिया और इसमें तुम्हारा कोई पैसा खर्चा नहीं हो, जैसे तुम्हारा दोस्त है, तो बगैर किसी एनर्जी कंजम्पशन के जो प्रोसेस होती है वो होती है पैसिव। और पैसिव में ऐसा डिफ्यूजन जिसमें कोई कैरियर के खुद से नहीं गए, किसी की हेल्प से गए, उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। अब ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का ही एक स्पेशल टाइप है, ठीक है। इसमें सॉल्वेंट की हम बात करते हैं। जैसे मान लो तुमने एग लिया, एग के बाहर व्हाइट कलर का पार्ट होता है जिसको हम शेल बोलते हैं, उसको डाइल्यूट HCl में डाल दो तो वो जो बाहर की शेल है ना वो धीरे 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 डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसके बाद उस एग के ऊपर तुम देखोगे एक परत तुमको मिलेगी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होगी। उस एग को ले जाके तुम पानी के अंदर डाल दो, तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा एक के अंदर कम है, बाहर ज्यादा है, तो पानी कहां से कहां मूव होगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव हो जाएगा। तो जो सेल ये होगी, एग होगी, वो स्वेल कर जाएगी, फूल कर जाएगी। लेकिन अब एक दूसरा सोल्यूशन लो, उसमें शुगर ले लो और ढेर सारी शुगर डाल दो, यानी कॉन्सेंट्रेशन हाई, गाढ़ा खूब कर दो और उसमें एग को रख दो। तुम देखोगे धीरे धीरे एग का जो पानी है वहां से निकल के बाहर निकल जाएगा, यानी एग से बाहर आ जाएगा। तो दो तरह से हुआ, एक तो जब एग में पानी अंदर जा रहा है तो इसको बच्चों हम बोल देंगे इंडो ऑस्मोसिस, इन माने अंदर। तो दो तरह की ऑस्मोसिस हो सकती है, एक इंडो ऑस्मोसिस, ठीक है, और दूसरी एक्सो ऑस्मोसिस। जब बाहर निकलता है पानी एग के बाहर तो उसको एक्सो ऑस्मोसिस
हम बोल सकते हैं। ठीक, इसी तरह से कुछ और चीजें तुम अपने घर पर भी करके देख सकते हो। ग्राम है, चना है, चने को पानी में डाल दो, रात में सुबह देखोगे वो फूल जाएगा। रेजिन है, राइट, उसको डालोगे सुबह फूल जाएगा। तो ये कुछ प्रोसेसेस तुम अपने घर पर भी कर सकते हो। तो शॉर्ट में हमने समझा बच्चों कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें एनर्जी का कंजप्शन नहीं होता। डिफ्यूजन में जैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑस्मोसिस में मैंने तुमको बताया सॉल्वेंट या स्पेशली पानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा एनर्जी का कंजप्शन होता है। एनर्जी के कंजप्शन पे या कहीं तुम अगर पैसा देके काम कराते हो तो बड़ा अच्छा से काम कराते हो ना, एक एक पैसे का एक एक रुपए की वसूली करते हो। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहां होता है ना, वहां पे 100% काम होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का कंजप्शन भी होता है। जैसे हमारे शरीर में सोडियम पोटेशियम पंप चलता है। ये पंप क्या है, अब ये तो हायर क्लास में पढ़ोगे, लेकिन अभी समझो सोडियम पोटेशियम पंप चलता है। इसको चलाने के लिए हमको एनर्जी की कंटिन्यूअस जरूरत पड़ती है ताकि हमारे शरीर में कंटिन्यूअसली एनर्जी मिलती रहे, राइट। तो इस पंप, अगर कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं मिलेगी पंप कैसे चलेगा? पंप चल रहा है जिसका मतलब हमको खाने की भी जरूरत पड़ेगी, करेक्ट ना। तो ये तो ऑस्मोसिस के बारे में हुआ और डिफ्यूजन के बारे में हुआ। एक 3 टर्म और है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। 3 हम ऐसे वेसल लेने, ध्यान से देखना, इस तरह से एक और ले लिया हमने, एक और ले लिया, ठीक है। यहां पे हमने मान लो ये छोटी सी बॉल ली, यहां पे भी छोटी सी बॉल ली, यहां पे भी छोटी सी बॉल ली। ऐसी चीज है जिसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मटेरियल आर पार जा सकता है, ठीक है। अब यहां पे बच्चों हमने एक सॉल्यूशन लिया जिसमें पानी की मात्रा इसमें, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये डाइल्यूट है। डाइल्यूट कोई चीज होती है तो इसमें मोर वाटर होता है, ठीक है। अब यहां पर भी हमने सॉल्यूशन लिया, ठीक है। तो डाइल्यूट, इसको हमने बहुत, इस वाले को पहले देख लेते हैं। इसमें हमने बहुत ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल डाले, ये बहुत गाढ़ा हो गया, तो गाढ़े को हम कॉन्सेंट्रेटेड बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड, राइट। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब लेस वाटर। और ये वाला जो सॉल्यूशन लिया ये हमने मॉडरेट लिया, ना बहुत ज्यादा पानी है ना बहुत कम। तो इस तरह से 3 पॉट ले लिए, ए, बी और सी, ठीक। अब ये जो सेल है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन चारों तरफ है, इसको हमने इसमें डाल दिया। तो तुम देखोगे ये जो सेल होगी इसमें आएगी तो स्वेल कर जाएगी। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहां पे ज्यादा है, तो वाटर यहां से मूव कर गया अंदर और ये स्वेल कर गई, टर्जिट कर गई, इस तरह से फूल गई, राइट, ओके। यहां पे जब हमने डाला तो सेल की साइज जो थी वही की वही रह गई, और यहां पे जब हमने डाला तो सेल की साइज जो इतनी बड़ी है वो सिकुड़ के और छोटी हो गई, यानी ये सेल क्या हो गई, श्रिंक कर गई, और यहां पे टर्जिट कर गई। तो अब हमको ये बताना है ये सॉल्यूशन क्या नाम है, इस सॉल्यूशन का क्या नाम है और इस सॉल्यूशन का क्या नाम है। बच्चों जिसमें स्वेल कर जा रही है ऐसा सॉल्यूशन जो होता है इसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो माने कम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो आई होप समझ गए होंगे, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसको हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक का मतलब इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कोई चीज टर्जिट कर जाती है, फूल जाती है। इसमें जिसमें कुछ नहीं हुआ इसको बच्चों बोलते हैं आइसोटोनिक। आइसो माने सेम, टॉनिक सॉल्यूशन। इसमें टर्जिडिटी या श्रिंकेज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन पानी का इस सेल के अंदर था वही कॉन्सेंट्रेशन इसका भी है। तो सेम अगर कॉन्सेंट्रेशन बच्चों होगा तो वो चीज ना तो स्वेल करेगी, टर्जिट करेगी, ना तो श्रिंक करेगी, जैसी है वैसी ही रहेगी। तो इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इस पे आते हैं।
इसमें कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा यानी पानी की मात्रा कम है, तो जो सेल के अंदर पानी था वो बाहर आ गया। बाहर आ गया मतलब क्या हुआ, एक्सोऑस्मोसिस हुआ। और ये जो सोल्यूशन है इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो हमने सीखा हाइपोटोनिक सोल्यूशन डाइल्यूट होता, पानी की मात्रा ज्यादा होती है, हाइपर में पानी की मात्रा कम होती है, सोल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है। आइसोटोनिक सोल्यूशन मॉडरेट होता है, जिसमें सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वही कॉन्सेंट्रेशन इस सॉल्यूशन का भी होता है। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। आपने सुना होगा कि अचार में नमक डाला जाता है, राइट ना? क्यों डाला जाता है? क्योंकि अचार में फंगस लग जाती है। अब फंगस आएगी, जब फंगस अचार के ऊपर लगेगी तो बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत हाई है, तो हाई नमक की वजह से बड़ा हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। तो जो फंगस के अंदर पानी है ना, उस पानी को अचार खींच लेगा, तो जो फंगस है वो खत्म हो जाएगा। तो हर चीज का रीजन है। ऐसे आइसोटोनिक सोल्यूशन हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है। आइसोटोनिक सोल्यूशन की वजह से ही तो ब्लड का जो प्रेशर है वो सारी चीजें कंटिन्यूसली मेंटेन रहती है। अगर हाइपो हो गया, हाइपर हो गया, तब तो गड़बड़, या तो स्वेल कर जाएगी या तो बस कर जाएगी, राइट? तो आइसोटोनिक सोल्यूशन होता। तो ये कुछ टर्म समझे तुमने। अब ये हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी यहां पर समझ लिया। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें कई चीजें हमको सीखनी थी और हमने सीखी भी। अब बच्चों हम बात करेंगे एक दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम। बहुत डिटेल में इन सब चीजों के बारे में हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना जरूरी है। राइबोसोम, ठीक है बच्चों, राइबोसोम कुछ इस तरह से दिखता है। एक छोटी यूनिट होती है और एक बड़ी यूनिट होती है, कुछ इस तरह से। जो मैंने ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर से नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनाए थे उसी की बात कर रहे हैं। ये स्मॉलर यूनिट होती है, ये लार्जर यूनिट होती है, ठीक है। जो राइबोसोम बच्चों होते हैं तुम जनरली देखोगे दो टाइप का मेन देखोगे, एक 70S टाइप और एक 80S टाइप। ये S क्या है? सेडबर्ग यूनिट है, राइट? तो अभी इतना समझो 70S टाइप और 80S टाइप होता है। ये बड़े साइज का होता है और ये छोटे साइज का होता है। जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया होगा, उसमें जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप वाला होता है। हायर ऑर्गेनिज्म में 80S वाला होता है। लेकिन 70S का राइबोसोम, इस टाइप का राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। अभी उसके बारे में बात करेंगे तो इसका नाम दोबारा लेंगे। राइबोसोम समझ गए? दो यूनिट से मिलकर बना होता है, स्मॉलर और लार्जर। दो टाइप के होते हैं, 70S टाइप का और 80S टाइप का। इसका मेन फंक्शन जो होता है वो लिखो। फंक्शन, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन तो बड़ी इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए, राइट? प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक। तो ये राइबोसोम के बारे में हमने थोड़ा सा सीख लिया। अब बच्चों हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया का पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। अब तुम बोलोगे कि क्या डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं भी होते हैं? हाँ होते हैं। अभी हम डिफरेंस लास्ट में समझेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, तो वहां बात करेंगे, ठीक है। तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। एक मेम्ब्रेन है बाहर की, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। एक अंदर बच्चे होते हैं इस तरह से, और ये कहीं कहीं पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ये इनर मेम्ब्रेन होगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा। ये इनर मेम्ब्रेन होगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा अंदर के साइड में, ठीक है, इस तरह से, ठीक। इसमें इस तरह से ऐसा मटेरियल भरा होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होती है बच्चों एक से ज्यादा होती है तो हम उसको बोलते हैं क्रिस्टी।
एक होती है तो क्रिस्टा बोलते हैं, ठीक है। यहां पे इस तरह से पार्टिकल होते हैं जिनको ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल भी तुम बोल सकते हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है ये हर जगह होता है, राइट, यहां पर भी होता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये स्पेस है, जगह है, और ये अंदर का पार्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है और इसको हम पावर हाउस भी बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज इट फॉर्म्स एटीपी। एटीपी का फॉर्मेशन करता, अभी एटीपी की बात हमने इसके पहले भी की थी, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फुल फॉर्म है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी को बच्चों एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी तो यही होती है, एनर्जी करेंसी। करेंसी क्या होती है? पैसे, राइट। तो एनर्जी की करेंसी इसको हम बोलते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों वहां पे ज्यादा पाया जाएगा जहां एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है। जैसे हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट तो कंटिन्यूअसली बीट कर रहा है, कंटिन्यूअसली धड़क रहा है, तो उसको एनर्जी कंटिन्यूअसली चाहिए, तो वहां सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम है एनर्जी का प्रोडक्शन करना, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी हम जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का राइबोसोम भी होता है, अभी पढ़ा था 2 टाइप का, लेकिन ये राइबोसोम बच्चों यहां पे होता है 70S टाइप का, ठीक है। इसका खुद का क्रोमोसोम भी होता है। क्रोमोसोम जनरली न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, लेकिन यहां पर क्रोमोसोम भी पाया जाता है। तो क्रोमोसोम का बच्चा भी फंक्शन तो हम सीखेंगे, लेकिन यहां पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्रोमोसोम का काम ये होता है डिफरेंट काइंड्स की प्रोटीन बनाना और पूरे जो सेल है उस पर कंट्रोल रखना। तो यहां क्रोमोसोम होने की वजह से ये कुछ टाइप की प्रोटीन खुद से भी बना सकता है, ये जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है उसकी हेल्प नहीं लेगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ स्पेशल फीचर हो गए। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये एटीपी बनाता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको एनर्जी करेंसी भी हम बोलते हैं। इसका खुद का क्रोमोसोम और आरएनए होता है। लिख सकते हैं इट कंटेन्स 70S टाइप ribosomes and क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का। प्लूरल होता है माइटोकॉन्ड्रिया और सिंगुलर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है, वो तो बाद में तुम पढ़ोगे, ठीक। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम पढ़ने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में ही पाया जाता है, शुरू में बताया था, राइट। तो प्लांट पे पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या? ये भी बच्चों डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, तो इसको लिख देते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। इसका स्ट्रक्चर अब बना लेते हैं थोड़ा सा। एक मेम्ब्रेन ये है, दूसरी मेम्ब्रेन ये बच्चों होगी। ये क्या बना रहे हैं हम? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक। क्लोरोप्लास्ट बच्चों ये पार्ट है, दूसरा लिख लो, इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। और बच्चों जो प्लास्टिड होती है ना, ये 3 टाइप की होती है। एक होती है क्लोरोप्लास्ट, एक होती है ल्यूकोप्लास्ट,
ये सब बातें बुक में है इसलिए लिखना जरूरी है। ल्यूकोप्लास्ट, एक होती है क्रोमोप्लास्ट। ये ल्यूकोप्लास्ट ना व्हाइट कलर की होती है, कलरलेस होती है, कलरलेस। जैसे मूली होती है रेडिश होती है, कलरलेस, तो उसमें कौन सा प्लास्टिड पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होता है, क्लोर का मतलब ही ग्रीन होता है, तो ये हरी पत्तियों में पाई जाती है, जो हरी चीजें होती है वहां पे क्लोरोप्लास्ट। और कोई कलरफुल चीज होगी जैसे टमेटो वगैरह, राइट, कलरफुल चीज, वहां पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। यहां पे बच्चों ऐसे इस तरह से जैसे सिक्के होते हैं ना, एक के ऊपर एक सिक्के अगर 1 रुपए के लगते जाओ तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा ये, राइट, इस तरह से स्ट्रक्चर अंदर होता है और इसी स्ट्रक्चर में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। तो यहां पे क्लोरोफिल इसी के अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल तो तुम जानते हो हरा कलर देने का काम क्लोरोफिल का होता है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ही फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, फूड का फॉर्मेशन करते हैं पौधे, किसकी हेल्प से? क्लोरोफिल की हेल्प से। तो ये पूरे सिक्के को ना हम बोलते हैं ग्रैना। एक रहेगा ढेर तो उसको ग्रैनम बोलेंगे, तो ग्रैना यहां पर बोल, एक दूसरे से बच्चों कनेक्ट भी इस तरह से होती है, यूं इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर भी ऐसे मटेरियल यहां पर भरा होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट का जो ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको अगर ढेर सारी स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको ग्रेना बोलते हैं। और ये जो मटेरियल है जेल लाइक, इसको बच्चों बोलते हैं स्ट्रोमा। जो माइटोकॉन्ड्रिया थी उसके अंदर भी इसी तरह का जेल था, राइट, उसको वहां पर हम स्ट्रोमा नहीं बोलते, मैट्रिक्स बोलते हैं। वहां पे मैट्रिक्स बोलते हैं, यहां पे इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरग्रेनल लैमेली, राइट, इंटरकनेक्टेड जो कर रही है। फिलहाल इतना नहीं भी समझे तो तुम इतना सिंपल समझो, स्ट्रोमा के अंदर छोटे छोटे ऐसे सिक्के के जैसी रचना होती है जो ऐसे ढेर में इकट्ठा होती है, जिसको हम ग्रैनम या ग्रैना बोलते हैं, ठीक है। और ये छोटे छोटे जो सिक्के के जैसे स्ट्रक्चर है, यहीं पे क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल की हेल्प से पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं। और जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ किस में होती है? प्लांट्स में होती है, तो प्लांट में ही ऑब्वियसली पाया जाएगा, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट है बच्चों, इसमें जैसे स्टार्च स्टोर करने का काम आता है, स्टार्च है और ऑयल वगैरह है, ये सब स्टोर का करने का काम ल्यूकोप्लास्ट करती है। ल्यूकोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट में भी चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसे एक रेडिश मूली लेके आओ और तुम उसको मूली को खुले स्थान पर से छोड़ दो, धीरे धीरे देखोगे उसका कलर चेंज होने लगेगा, हरे कलर का हो जाता है। तो ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में भी चेंज होता है, राइट। फिलहाल इतनी बातें समझ गए होंगे कि प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट रहता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है और ये हरा कलर देता है। इस हरे कलर की हेल्प से फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है और फूड का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो हमने बात कर ली। यहां पर क्लोरोप्लास्ट के बारे में, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अपना क्लोरोप्लास्ट हो गया, राइट। अब हम बात करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, it is tube-like structure. It provides cytoplasmic फ्रेमवर्क। देखो ये सेल हमने देखी थी, इसके अंदर न्यूक्लियस
अब न्यूक्लियस से ऐसे करके ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था। इसी तरह से एक ही नहीं, बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, यूं इसी तरह से इधर। तो देखो एक नेटवर्क ट्यूब्स का यहां पे साइटोप्लाज्म में फैलता हुआ जा रहा है और एक स्केलेटन के जैसे हो रहा है ना, इसको मजबूती दे रहा है इस सेल को और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को, तो इसको हम बोल देते हैं साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क ये प्रोवाइड करता है, ठीक। अगर तुम देखोगे तो ये तीन चीजों से मिलकर बना हो, तो एक सिस्टर्नी, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और एक छोटी छोटी ट्यूब्स जिसको हम ट्यूब्यूल्स बोलेंगे, और तीसरा वेसाइकल्स। तो ट्यूब्यूल तो एकदम पतली पतली होगी और ये जो सिस्टर्नी होगी ये थोड़ी सी बड़ी साइज की होगी, ये मोटी सी, वेसाइकल ये छोटी सी। तो सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स से मिलके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट प्रोवाइड्स passage फॉर ट्रांसपोर्ट। कोई चीज ट्रांसपोर्ट करनी है तो इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकती है, क्योंकि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है तो इसके अंदर से चीज एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। जैसे पाइप है, पाइप से पानी का स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है, तो इसमें इस तरह का कुछ होता है। दो तरीके होती है, टाइप्स ऑफ ER। एक होती है बच्चों SER और एक होती है RER। इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इसलिए होता है कि जो ये ट्यूब होती है ना, इस ट्यूब के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं जिससे ये रफ दिखती है ना, देखो रफ रफ दिख रही है। और स्मूथ वाले में एकदम ऐसे इस तरह से होता, कोई राइबोसोम नहीं पाया जाता है, तो रफ नहीं दिखती, स्मूथ दिखती है, इसलिए इसको स्मूथ बोलेंगे और इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम बोलते हैं। अब यहाँ पे राइबोसोम है तो इसका मतलब इसका मेन काम क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। अभी बताया था कि राइबोसोम जहां होगा प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, और इसमें बच्चों लिपिड का फॉर्मेशन स्पेशली होता है। लिपिड फॉर्मेशन, लिपिड मतलब तेल से रिलेटेड चीजें, ऑयल से रिलेटेड चीजें, जैसे हमारे शरीर में लिपिड होता है ना, लिपिड डिपॉजिट हो जाता है, करेक्ट। तो ऐसा तुम समझ सकते हो। तो दो टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, स्मूथ और रफ। फंक्शन क्या है इसका, तो प्रोटीन, इसका लिपिड, और साथ ही साथ ये ट्रांसपोर्ट भी करती है, किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर भी जाती है। तो बस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में इतना हमने बहुत समझ लिया। अब हम बात करेंगे बच्चों गोल्जी बॉडी की, जिसको कैमिलियो गोल्गी ने बताया था और जिनका चित्र आपकी बुक में दिया गया है। ये स्ट्रक्चर बच्चों कुछ इस तरह से होता है, ये यू, यू, राइट। यहां पे ये वेसाइकल्स होंगी। वेसाइकल्स कैसे होती हैं, छोटी छोटी स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड भी होते हैं, ये इस तरह से कनेक्टेड भी होती हैं, ठीक। और ये साइड में बच्चों ना ऐसे थोड़ी सी घूमी घूमी से होती हैं, यू इस तरह से नॉब लाइक स्ट्रक्चर कॉर्डर में होता है, और यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो इसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी, या इसको गोल्जी अपैरेटस भी बच्चों हम बोलते हैं, गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। तो ये तीन चीजों से मिलकर बनी है, एक सिस्टर्नी ये है, राइट। वेसाइकल ये जो छोटे छोटे शेप की है इस तरह से, राइट। इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव फेज, ठीक है। इस वाले को हम बोलते हैं ट्रांस फेज।
या इसको हम सिस फेज भी बोलते हैं बच्चों। अब ये क्यों बोलते हैं, अभी धीरे धीरे समझ पाओगे। फिलहाल जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी सिस्टर्नी वेसाइकल, गोल्जी बॉडी बनी होती है सिस्टर्नी वेसाइकल और वैक्यूल की, ठीक। इसका मेन काम है, फंक्शन लिख दो पहले, स्टोरेज एंड पैकेजिंग, स्टोरेज एंड पैकेजिंग, ताकि चीजें सुरक्षित रहे। जैसे मान लो किसी टाइप की प्रोटीन बनी, अब चिप्स आती है ना, पैकेट में आती है, तो उसी तरीका इसका कुछ काम है। प्रोटीन आ रही है लेकिन उसको पैक कौन करेगा, पैक करने का काम गोल्जी बॉडी करती है। ये कहां से आ रहा है, ये हमारा आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। देखो बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां रहेगी उसी के पास ही ये दिखेगा, तो इसको मिटा देता हूं। अभी इतना तो समझ ही गए, सिस फेज ये, ठीक है। यहां पे हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, मान लो ये न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और यहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से चल रही है, ठीक है, इस तरह से, ये इस तरह से चल रही है, इसी के पास ही ये होती है। तो जो यहां की वेसाइकल होती है यहां पे जाती है और इससे फ्यूज कर जाती है, तो अपना कंटेंट इसमें छोड़ दिया, पैकेजिंग वगैरह हुई। पैकेजिंग होने के बाद जो मटेरियल पैक हो गया, ये जो कॉर्नर वाला है हिस्सा थोड़ा सा उभरा उभरा सा है, यहां से पिंच ऑफ होके ये छोटी छोटी यहां पे वैक्यूल्स निकलती हैं बच्चों। यही वैक्यूल्स ना आगे जाके लाइसोसोम बनाती है, लाइसोसोम बनाती है, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब यहां पे गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम तीनों मिलके एक साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो इसको हम गर्ल के नाम से भी जानते हैं, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम। और ये न्यूक्लियस से कनेक्टेड है, यानी कोई प्रोटीन वगैरह बनानी है तो ऐसे आएगी, पहले यहाँ पे जाएगी, फिर इससे होते होते लाइसोसोम में जाएगी, यानी लाइसोसोम में तरह तरह के एंजाइम्स भी बच्चों पाए जाते हैं और बहुत सी चीज़ें वहाँ पे स्टोर भी होती हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम के बारे में। तो ये समझ गए कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, गोल्जी बॉडी वगैरह के बारे में भी तुम समझ गए। मेन काम क्या, पैकेजिंग, राइट। सिस्टर्नी की बनी होती है, वेसाइकल्स की बनी होती है, इसमें दो फेस। अब देखो ये वाला फेस कौन सा है, ये कॉन्वेक्स हो गया, ये कॉनकेव वाला फेस हो गया, ठीक। बच्चों जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, यानी पानी की प्रेजेंस में ये एंजाइम बहुत अच्छे से काम करते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाँ, मैंने अभी क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात की थी बच्चों, उसको हम किचन हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि वहीं पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और फूड का फॉर्मेशन होता है। तो कभी कभी पूछता है कि किचन हाउस ऑफ द सेल हम किसको बोलते हैं, तो तुमको बोलना होगा क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है। लाइसोसोम जो होता है इसको बच्चों सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, सुसाइडल बैग, क्योंकि अगर शरीर में सेल की कमी होती है तो लाइसोसोम खुद को भी डाइजेस्ट कर लेता है और डेड हो जाता है, सुसाइड कर लेता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। इसका काम है लाइसोसोम का कि डिफरेंट काइंड्स के एंजाइम जो हैं उनकी हेल्प से अगर कोई टॉक्सिक चीज़ें हैं तो उसको डाइजेस्ट कर देना, अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जो डाइजेशन वगैरह के बाद बची है तो उसको भी डाइजेस्ट कर देना। तो इसका मेन काम है लाइसोसोम का कि वो डाइजेस्ट करती है। लाइसोसोम होती है, इनका मेन फंक्शन जो होता है वो डाइजेस्ट करने का होता है। तो यहां पे इट डाइजेस्ट अनवांटेड थिंग्स, राइट। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है और इसमें
तरह तरह के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन का काम करते हैं। अगर सेल किसी वजह से सही से प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है तो ये क्या करते हैं, अपने को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो डाइजेस्ट करने के लिए ये इतने ज़्यादा उत्सुक रहते हैं कि बस डाइजेस्ट कोई नहीं मिला तो खुद का सुसाइड कर लो। तो ये बच्चों हुई लाइसोसोम के बारे में थोड़ी सी बातें। क्या हुई, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन नहीं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, पानी की प्रेजेंस में एंजाइम बहुत अच्छे से काम करता है। इसका मेन काम है डाइजेशन करना। अगर सेल में डाइजेस्ट करने के लिए कोई चीज़ नहीं है या सेल में प्रॉब्लम आ रही है तो ये खुद को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसलिए इनको सुसाइडल बैग के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट चीज़ पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हमने सारी चीज़ें लगभग कवर कर ली और वो है बच्चों न्यूक्लियस के बारे में। तो ये है अपना न्यूक्लियस, ये हो गया इस तरह से, ये बच्चों होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। ये न्यूक्लियर पोर है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, न्यूक्लियर पोर। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बच्चों, इसके अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म और मैंने तुमको बोला था ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, हम इनको बोलते हैं क्रोमैटिन। लेकिन क्रोमैटिन अगर कंडेंस हो जाते हैं तो हम इसको क्रोमोसोम बोलने लगते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन न्यूक्लियस के क्या है, इट एक्ट्स एज सेंटर या और हेड ऑफ द न्यूक्लियर, हेड ऑफ द सेल, यानी ये हेड है सेल का, सेल का मेन मुखिया है, यही सेल पे पूरा कंट्रोल रखता है न्यूक्लियस। अब हम बात करेंगे इट कंटेन्स इंपॉर्टेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। यही क्रोमोसोम बच्चे होता है जिसको मैंने बोला था क्रोमा माने कलर, सोमा माने बॉडी, यानी कलर बॉडी। जब सैफ्रनीन से अगर हम कलर करते हैं तो यही बॉडी होती है क्रोमोसोम वाली जो ज़्यादा कलरफुल तुमको दिखेगी, तो इनको क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए। फुल फॉर्म पूछा जाता है डीएनए का, इसको बोलेंगे डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी रिबो क्रोमोसोम होता है ये। जब अब आगे बहुत डिटेल में समझोगे, अभी इतना समझो, क्रोमोसोम एक ऐसी चीज होती है जो तरह तरह की प्रोटीन और पूरे सेल पे कंट्रोल रखती है। किसी तरह की प्रोटीन चाहिए तो यहाँ पे पहले इंस्ट्रक्शन आती है, ये इंस्ट्रक्शन दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स को देता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ये जो क्रोमोसोम है इसको हम जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं। जैसे माँ बाप से बच्चों में जो चीज़ ट्रांसफर होती है वो होती है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की वजह से अगर क्रोमोसोम बच्चे के अंदर गया तो माँ बाप ह्यूमन है तो बच्चा भी ह्यूमन होगा, उसकी बेसिक फीचर्स भी बच्चों में चली जाती है। कभी कभी क्रोमोसोम इतना मिलता है कि बच्चा अपने माँ या बाप के जैसा दिखता है, करेक्ट ना। तो ये जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम को बोलते हैं, या क्रोमोसोम बना होता है डीएनए। तो जनरली तुम क्रोमोसोम ह्यूमन बीइंग का देखोगे तो बच्चों कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अब ये जो थ्रेड है ना ये डीएनए का बना होता है, तो जिसमें नाइट्रोजन होता है, ग्लूकोज होता है, फास्फोरस होता है, इससे मिलकर ये बना होता है। अब ये जो थ्रेड है ना कुछ हिस्सा ऐसा होगा इसका जो बड़ा फंक्शनल होगा, इसको हम बोलेंगे जीन। जीन का नाम तुमने सुना होगा, यानी डीएनए के कुछ पार्ट्स ऐसे वर्क करेंगे जैसे कि वो जीन हो, उसमें स्पेशल टाइप की प्रोटीन बनेगी। जैसे कोई इंसान लंबा होगा ये हमारी जीन में है, यानी ये हमारे क्रोमोसोम के ऊपर ही है, तो वो इंसान लंबा ही होगा।
तो लंबेपन की जीन होती है, राइट ना। किसी के कर्ली हेयर हैं तो उसकी जीन में है, वो चाहे भी तो वैसे तो कर्ली हेयर को हटा के वो स्ट्रेट कर सकता है, लेकिन बेसिकली वो कर्ली हेयर जो उसके हैं वो जीन में है। जैसे किसी की आईज ब्लू होती है, अब लेंस लगा के भी हम ब्लू कर सकते हैं, बट नेचुरल जो कलर है वो जो आता है वो जीन में होता है। जो चीज बच्चों जीन में होती है वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस ही कर देती है, ठीक है। तो तुमको समझ में आया भाई, क्रोमोसोम होता है जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये डीएनए से मिलकर बना होता है, जिसको डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, और कौन कौन सी चीजें वहां पे होती हैं। ये माँ बाप से कैरेक्टर को बच्चों में ट्रांसफर करता है। इसी तरह से किसी पर्टिकुलर प्लांट्स में भी देखोगे तो ये क्रोमोसोम नंबर फिक्स होता है किसी स्पीशीज के लिए, और इसके अंदर जीन होती है। इसके बारे में तुम और डिटेल में समझोगे, लेकिन अभी शायद ना समझो, आगे हायर क्लासेस में समझोगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तुमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कभी सुना है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं सुना होगा शायद, राइट। सीआईडी वगैरह अगर तुमने देखा होगा तो शायद सुना होगा। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नाम कहां से आया? इसी डीएनए से आया। तो हमने समझा कि ये न्यूक्लियस सेंटर होता है। सेंटर क्यों बना? इस क्रोमैटिन फाइबर की वजह से। क्रोमैटिन फाइबर अगर क्वाइल्ड हो जाए, कॉम्पैक्ट हो जाए तो क्रोमोसोम बोलेंगे। क्रोमोसोम बना होता है डीएनए का। डीएनए का कुछ हिस्सा, कई डीएनए मिलके एक हिस्सा बनाएंगे जो जीन के तरह काम करेगा, और कोई चीज हमारी जीन में है तो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करती है। कुछ कैरेक्टर जीनिक है, जैसे कोई लेंथ किसी की ज्यादा है तो उसके जीन में है, राइट ना। और किसी की लेंथ अगर छोटी है, वो कितना कुछ भी खाए तो लेंथ बढ़ा नहीं पाता है, राइट ना, क्योंकि उसके जीन में है। अब बातें कुछ समझ में आई होंगी। तो ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में हमने इतनी चीजें पढ़ी यहां पर। अब यहां पे बच्चों दो चीजें अभी बच जाती हैं। एक है वैक्यूल, और एक जो डिफरेंस मैंने बोला था प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम वैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्लांट सेल में ही लार्ज वैक्यूल होती है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। और इसके अंदर जो मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं सेल सैप। तो वैक्यूल नाम से ही लग रहा है कुछ खाली स्थान है, इसमें तरह तरह की चीजें, जैसे ज्यादातर पार्ट तो इसका बच्चों पानी ही होता है, पानी ही ज्यादा पार्ट होता है। लेकिन इसका मेन फंक्शन है, ये जो सेल है उसको श्रिंक नहीं करने देगी। अगर ये मतलब इसको टर्जिट बना, अगर सूख भी गई तो इसमें पानी आके भरेगा और ये फिर से इस तरह से टर्जिट हो जाएगी, फूल जाएगी जो सेल होगी। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर वैक्यूल का मैंने तुमको बताया। जैसे मैंने तुमको बताया कि ज्यादातर पार्ट इसमें पानी होता है, लगभग 50 से 90% इसमें पानी ही होता है। इसमें सॉलिड भी चीजें स्टोर हो सकती हैं, यानी स्टोरेज इनका मेन काम है। सॉलिड चीजें भी हो सकती हैं, लिक्विड वाली भी चीजें स्टोर हो सकती हैं। तरह तरह के अमाइनो, तरह तरह की प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह भी इसमें स्टोर हो सकते हैं। तो इनका मेन काम है स्टोरेज का, और 50 से 90% इसमें वाटर ही होता है, ठीक है। ओके, तो अब हम लास्ट पॉइंट पे आ गए। हमको समझना है कि डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है बच्चों, मेन डिफरेंस जो होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो अब तक समझ गए, न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बच्चों इसमें एब्सेंट होती है। तो जिससे जो जेनेटिक मटेरियल होता है यानी क्रोमोसोम, वो पूरा बिखर जाता है साइटोप्लाज्म में। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यही मेन यहां पे डिफरेंस है। कुछ और भी डिफरेंस, प्रो का मतलब बच्चे होता है प्रिमिटिव, यानी शुरू में जो सेल थी वो उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो क्या आज इस तरह की सेल नहीं पाई जाती है। यूकैरियोटिक का मतलब उसमें ट्रू न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है। इसमें जो राइबोसोम होता है बच्चों, राइबोसोम, ये राइबोसोम पाया जाता है 70S टाइप वाला, और इसमें राइबोसोम
दोनों टाइप का ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में तो 70s टाइप का भी है, लेकिन स्पेशली 80s टाइप का ही पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70s टाइप का भी अंदर पाया जाता है। तो ये मेन डिफरेंस हो गया। अब ऑब्वियसली हमारे शरीर का कंस्ट्रक्शन इस तरह है कि आँख का अलग काम है, राइट, हमारे हार्ट का अलग काम है, सूंघने का काम नाक ने लिया है, कान सुनने का काम करता है, हर ऑर्गन अलग अलग चीज़ें करता है। लेकिन जो छोटे ऑर्गेनिज्म थे उनमें सारा काम तो अलग अलग पूरी तरह से इतना डिस्टिंग्विश्ड नहीं है कि ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, लेकिन फिर भी उनकी सेल के अंदर बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें, सिमिलर फंक्शन की चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती हैं। जैसे हमारे अंदर क्रोमोसोम होता है, वेल डेवलप्ड क्रोमोसोम होता है, लेकिन बैक्टीरिया होते हैं उनमें प्लाज्मिड होता है, कुछ इसी तरह से फंक्शन करता है जैसे क्रोमोसोम फंक्शन करता है। अब बैक्टीरिया होते हैं उसमें सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। हमारी जो सेल वॉल होती है प्लांट की, वो सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। अगर फंजाई होगा तो उसमें सेल वॉल होगी काइटिन की। तो फंक्शन के आधार पे सेल वॉल किस तरह की बनी है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज हो जाता है। लेकिन अगर जनरल क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल वॉल किसकी बनी होती है तो तुमको सेल्यूलोज बोलना होगा, क्योंकि ज्यादा सेल्यूलोज ही होता है। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस हो गया, राइट। और भी कई डिफरेंस है, लेकिन 2 डिफरेंस पर तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। तो बच्चों, हमने इतनी चीजों के बारे में इस क्लास में डिटेल में समझा। क्या हम फटाफट रिवीजन कर लें सारी चीजों का? बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातें। पूरे चैप्टर को हम रिवाइज करने वाले हैं फटाफट से। पहले हमने समझा सेल क्या है, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड सेल। सेल से ही हमारा पूरा शरीर बना है, सेल से ही कोई प्लांट बना है। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह वर्क करता है। जैसे बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक्स की जरूरत होती है, शरीर को बनाने के लिए सेल की जरूरत होती है। अगर एक सेल होगा तो हम उसको यूनिसेल्यूलर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। एक से ज्यादा है तो हम उसको मल्टी सेल्यूलर बोलते हैं। जैसे हमारे शरीर में डिवीजन ऑफ लेबर बहुत प्रॉपर है। जो छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें डिवीजन ऑफ लेबर मतलब हर अंग का अलग अलग काम उतना ज्यादा स्पेसिफाई नहीं होता है। उसके बाद हमने समझा प्लांट सेल होती है और एनिमल सेल होती है। ये सेल जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाई जाएगी। प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो अंदर का पार्ट है लगभग सेम होता है, कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं। तो हमने समझा वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल प्लांट में पाई जाती है, सेल वॉल प्लांट में पाई जाती है, और उसके बाद क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट में पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता है। उसके बाद हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, एक फिगर बनाया, जिसमें हमने सबसे बाहर के पार्ट को प्लांट सेल में बताया सेल वॉल। सेल वॉल का काम जो है स्ट्रेंथ देना और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करना। अगर सेल श्रिंक कर रही है तो उसको डेड होने से बचाना, अगर सेल के अंदर पानी जा रहा है तो बर्स्ट होने से बचाना। तो इस सेल वॉल का फंक्शन होता है। एनिमल सेल में तो सेल बर्स्ट हो जाती है क्योंकि सेल वॉल होता ही नहीं, राइट। उसके बाद दूसरी हमने लेयर पढ़ी थी जिसको हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला था। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बड़ी इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो इसमें कुछ सिलेक्टेड मटेरियल ही आसपास आर पार जा सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ऑक्सीजन हुआ, कुछ आयंस हुए, राइट, कुछ मिनरल्स हुए और कुछ डिफरेंट काइंड की गैसेस हुई, वाटर हुआ। तो ये सब चीजें आर पार जा सकती हैं। इसमें हमने समझा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। एक्टिव में एटीपी की जरूरत होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। पैसिव में ऐसा कुछ जरूरत नहीं। पैसिव में 2 पढ़ा, डिफ्यूजन पढ़ा और हमने ऑस्मोसिस पढ़ा। डिफ्यूजन में बच्चों हमने देखा कि एक सिंपल डिफ्यूजन होता है, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, और पैसिव में एक हमने पढ़ा ऑस्मोसिस, जो स्पेशल काइंड का डिफ्यूजन होता है। तो इस ऑस्मोसिस में एक्सो ऑस्मोसिस पढ़ा हमने, इंडो ऑस्मोसिस पढ़ा। अगर अंदर वाटर जा रहा है तो हम इंडो ऑस्मोसिस, बाहर निकल रहा है तो हम एक्सो ऑस्मोसिस बोलते हैं इसको।
फिर उसके बाद हमने ऑस्मोसिस में पढ़ा हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है सोल्यूशन का, हाइपरटोनिक का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, यानी सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा और पानी की मात्रा कम। आइसोटोनिक जितना सेल में होगा उतना उस सोल्यूशन में होगा, तो इसको आइसोटोनिक सोल्यूशन हमने बोला था। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आगे हम बढ़े और हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी सीखा था कि ये जो लेयर होती है ये प्रोटीन, फास्फोलिपिड और ग्लूकोज की बनी होती है। आगे हम बढ़ते हैं तो हमको पूरा एक समंदर दिखता है साइटोप्लाज्म का, उसमें ऑर्गेनेल्स अलग अलग होते हैं। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड जैसा मटेरियल है जिसको हम साइटोसोल भी बोलते हैं और इस साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स भी लगे होते हैं। ऑर्गेनेल्स में हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, और एटीपी का फॉर्मेशन होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। अंदर की जो वॉल होती है फिंगर लाइक, उसमें प्रोजेक्शन होते हैं, उसमें F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम्स होते हैं जिनकी हेल्प से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी को एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी हम बोलते हैं। वहां माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा पाई जाएगी जहां पर ज्यादा एक्टिविटी होगी, जैसे हमारी हार्ट है वो कंटिन्यूअसली बीट कर रही है तो हमें एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। उसके बाद हमने पढ़ा प्लास्टिड में ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस होता है, इसमें स्टोरेज का मेन काम होता है, जैसे फैट है, प्रोटीन, इसका स्टोरेज का काम होता है। क्लोरोप्लास्ट हरे कलर का होता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्लोरोप्लास्ट ही यूज होता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। और क्रोमोप्लास्ट कलरफुल वाली चीजों में पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट का हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखा था, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और सिक्के के जैसी रचनाएं होती हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टैक होती है, जिसको हमने ग्रेनम बोला था। और इसके अंदर का जो मटेरियल है उसको हमने स्ट्रोमा का नाम दिया था, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो मटेरियल अंदर लिक्विड के जैसा है उसको हमने मैट्रिक्स का नाम दिया था। इसके बाद हमने पढ़ा राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम जो होता है 2 यूनिट का बना होता है, स्मॉलर यूनिट और बिगर यूनिट। 70S और 80S टाइप का होता है। 70S टाइप का प्रिमिटिव या प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, 80S टाइप का यूकैरियोटिक सेल में होता है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर भी जो 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है और साथ ही साथ इनके अंदर खुद का डीएनए भी पाया जाता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में, और क्लोरोप्लास्ट में भी बच्चों पाया जाता है, इसलिए अपना खुद का भी ये कुछ प्रोटीन बना लेते हैं। राइबोसोम का मेन फंक्शन है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक साइटोस्केलेटन बनाता है क्योंकि ये इस तरह से पूरा जाल के जैसा फैला होता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ट्रांसपोर्ट इनका मेन काम है। 2 तरह की होती है, एक स्मूथ होती है जहां पे लिपिड बनती है और जिस पे राइबोसोम होता है उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और जहां पे राइबोसोम होगा वहां पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमने इसमें समझा। उसके बाद हमने समझा गोल्जी बॉडी के बारे में, जो ऐसे सिस्टर्नी उसमें होती है, अंदर ऐसे धसा हुआ पार्ट होता है, राइट। इसका मेन काम जो गोल्जी बॉडी का होता है ये स्टोरेज का काम और पैकेजिंग का काम। जैसे कोई प्रोटीन बनी उसको पैकेज करना, उसको प्रॉपर ढंग से स्टोर करना, ये सब काम होता है। अब इसमें नॉब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होते थे जहां से पिंच ऑफ करके लाइसोसोम निकलता था। तो ये जो गोल्जी बॉडी है और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और लाइसोसोम, इन तीनों को मिला के हमने एक सिस्टम का नाम पढ़ा था, GERL, गर्ल, राइट। ये सिस्टम तीनों कैसे कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। लाइसोसोम के बारे में बच्चों उसके बाद हमने पढ़ा, हमने सीखा कि ये जो लाइसोसोम है इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, यानी पानी की प्रेजेंस में एंजाइम बहुत अच्छे से काम करते हैं और ये बहुत सी चीज़ों को डाइजेस्ट, जैसे कोई पार्टिकल है जो सेल के लिए नुकसानदायक है तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जाएंगे, लाइसोसोम जाएंगे, उसको डाइजेस्ट कर देंगे। लेकिन अगर इनको कुछ नहीं मिला तो ये अपने आप को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसलिए इनको सुसाइडल बैग के नाम से भी हम जानते हैं। हमने पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला? माइटोकॉन्ड्रिया का। किचन ऑफ द सेल किसको बोला? हमने बोला क्लोरोप्लास्ट को। और सुसाइडल बैग किसको बोला? हमने बोला लाइसोसोम को। इसके बाद हमने वैक्यूल के बारे में पढ़ा। वैक्यूल में जो बाहर लेयर होती है टोनोप्लास्ट, अंदर सेल सैप होती है, इनका मेन काम स्टोरेज का ही है, ज्यादातर पार्ट में पानी का होता है। ये लार्ज वैक्यूल प्लांट में
होती हैं, लेकिन एनिमल सेल में छोटी वैक्यूल होती हैं। और इस वैक्यूल की इंपॉर्टेंस के बारे में भी हमने बात किया कि प्लांट सेल होती हैं वो पूरी तरह से श्रिंक नहीं करती, पूरी तरह से श्रिंक नहीं करती हैं। अगर श्रिंक कर जाएंगी डेड हो जाएंगी, और बर्स्ट भी नहीं करती हैं। तो वैक्यूल और सेल वॉल दोनों कंबाइन करके अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। प्लाज्मोलाइज्ड क्या है, डीप्लाज्मोलाइज्ड क्या है, ये भी हमने बात किया था, सेल वॉल के बारे में हम बात कर रहे थे। तो उसके बाद लास्ट में हम जो सेंटर है, हेड है, यानी न्यूक्लियस है, उसके बारे में बात की। हमने समझा कि ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है और इसके अंदर धागे जैसी रचना होती है जिसको क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिन जब कंडेंस हो जाता है तो हम इसको क्रोमैटिड भी बोलने लगते हैं, और थोड़ा सा क्वाइल्ड हो जाता है तो हम उसको क्रोमोजोम बोलते हैं। क्रोमोजोम को अगर कलर करोगे तो सबसे ज्यादा अच्छा स्टेन देता है कलर, इसलिए इसको क्रोमोजोम नाम दिया गया। क्रोमा कलर, सोमा बॉडी, कलर बॉडी यानी क्रोमोजोम। क्रोमोजोम जो बना होता है वो डीएनए से बना होता है, और कुछ पार्ट क्रोमोजोम का जीन के जैसे वर्क करेगा जो डिसाइड करेगा कि किसी का क्या फीचर होगा। ठीक है, इसलिए जब क्रोमोसोम एक जेनेटिक मटेरियल भी है तो माँ बाप से बच्चों में जाता है, तो कई बार जब ह्यूमन है तो ह्यूमन का ही बच्चा पैदा होता है, राइट। बेसिक ब्लूप्रिंट्स तो जाती ही जाती है, साथ ही साथ इस डीएनए से बहुत से कैरेक्टर, जेनेटिक कैरेक्टर, जीनिक कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिसको हम बदल नहीं सकते। जैसे किसी के लेंथ का बड़ा होना, आईज है, आईज का कलर ये क्या है, हमारी जीन में है, तो आप इसको नहीं बदल पाओगे। उसके बाद हमने प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा। प्रोकैरियोटिक यानी पहली प्रीमिटिव सेल, जैसे बैक्टीरिया वगैरह की सेल है, और यूकैरियोटिक ट्रू सेल। डिफरेंस कैसे था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें प्रेजेंट होगा वो यूकैरियोटिक होगा, जिसमें एब्सेंट होगा प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में स्पेशली 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, 80S टाइप का राइबोसोम हम पाते हैं यूकैरियोटिक सेल में। तो इस तरह से हमने पूरे चैप्टर को फिनिश किया और 1 बाय 1 चीजों को समझा। डिस्कवरी किसने किसने की थी ये भी हमने समझा था। एक एक्सपेरिमेंट भी हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे समझा था। ठीक है, तो बच्चों आई होप ये क्लास तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगी। मैं कंटिन्यूअसली इस क्लास को कंडक्ट कर रहा हूं, अभी जो भी समय हुआ होगा, लेकिन आई होप कि मेरी ये मेहनत आपके जरूर काम आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।